नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ राहु केतु के होने वाले राशि परिवर्तन को लेकर। क्या होगा, इनका प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। लेकिन उससे पहले बता दूं अपने दर्शकों को कि जो यह राशि परिवर्तन मैं बताने जा रहा हूं, यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को माने। दूसरा, यह सामान्य आधार पर ही होता है। वास्तविक परिणाम आपकी कुंडली की स्थिति, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और परमानेंट कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है उसके अनुसार जो है वो निकल पाएगी। तो कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो केवल इस गोचर परिणाम को सुन करके ना लें, बल्कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। राहु केतु के गोचर के ऊपर चर्चा करूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि इन दोनों ग्रहों के टेंडेंसी के बारे में, इन दोनों ग्रहों के बारे में थोड़ी सामान्य चर्चा कर लूं और फिर आपकी राशिफल बताऊंगा और उसके बाद मैं उपचार बताऊंगा कि राहु और केतु को शांत करना हो या राहु केतु को और प्रभावी करना हो या इनके शुभ परिणामों को प्राप्त करना हो, अशुभ परिणामों को कमज़ोर करना हो, तो किस प्रकार और क्या उपचार आपको करना चाहिए। तो इन पर विस्तार से हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले भी बात करेंगे कि राहु केतु का जो नेचर है, टेंडेंसी है, वो किस प्रकार का है, समझना होगा। राहु की जो टेंडेंसी है वो भ्रमित करने वाली है। राहु की का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है वो बुद्धि पर पड़ता है आपकी, और एक धुंध सा क्रिएट करता है। डिसीजन पावर को वीक करेगा, इरिटेट करेगा, कंफ्यूज करेगा, झुंझलाहट होगी। जिस भाव में होगा वहाँ से संबंधित कुछ न कुछ उलझने क्रिएट करता है। एक उलझन बनाएगा, आपको उलझा हुआ सा महसूस करेंगे। कुछ प्लस पॉइंट हैं राहु के, निश्चित ही प्लस पॉइंट हैं। प्लस पॉइंट ये है कि राहु कई बार अगर खराब नहीं है, या जैसे उच्च का हो गया, मिथुन का है, कन्या का है, बुध के कहीं प्रभाव में उच्च के बुध के साथ अगर बैठ गया हो और बुध उस समय वक्री ना हो, तो ऐसी स्थिति में यह जबरदस्त युक्ति बल भी देता है। जुगाड़ तकनीक जो आप देखते हैं, कई लोग बड़े जुगाड़ू होते हैं, मतलब बहुत कम चीज़ों में किसी भी परिस्थिति में उनको निकलना आता है। निश्चित ही राहु कहीं ना कहीं उनका बलवान होता है। और राहु कहीं आपको लाभ देगा, चाहे आर्थिक मामले में लाभ देगा तो भी युक्ति बल पर देगा। मतलब आपकी इतनी बुद्धि होगी कि आप हमेशा उसके जोड़ तोड़ में लगे रहेंगे, गुणागणित में लगे रहेंगे। कहीं पराक्रम बढ़ाएगा तो वहाँ भी आपके लिए युक्ति बल को ही मजबूत किया रहेगा, यानी दूसरों को कैसे परेशान करना है, दूसरों को कैसे हावी होना है, उस तरह की आपको युक्ति दे देगा। कई जगह पे नुकसान, रिश्तों के लिए ख़राब हो जाता है, क्योंकि आप बहुत युक्ति बल लगाएंगे तो रिश्ते डिस्टर्ब होते हैं। तो इसीलिए रिलेशनशिप के लिए, चाहे उच्च का बैठा हो, नीच का बैठा हो, किसी राशि में बैठा हो, रिश्तों के भाव पर जहाँ राहु बैठेगा वहाँ कुछ ना कुछ खराब कर देगा। उसी तरह शिक्षा में भी अधिकांश जगहों पर खराब करता है। शिक्षा वगैरह के मामले में कुछ जगह पर कहीं कहीं अच्छा प्रभाव देता है। जैसे मैंने कहा कि युक्ति बल बहुत देता है, तो कई बार एनालिटिकल पावर को इंक्रीज करता है राहु। तर्क शक्ति को भी बढ़ा सकता है, लेकिन अगर तर्क शक्ति शुभ प्रभाव में है तो आप अच्छा तर्क देंगे, बहुत प्रॉम्प्ट होंगे, एकदम हाजिर जवाब आप होंगे। लेकिन वही अगर बुरे प्रभाव में राहु हो गया तो लोग कुतर्क करने लगते हैं। आप देखेंगे कई लोग बहुत कुतर्क करते हैं। तो राहु का जो प्रभाव है वो ऊपरी सतह पर है, बहुत डीप नहीं है, दिमाग पर असर डालता है, उलझने क्रिएट करता है और भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है, चीज़ों को स्पष्ट रहने नहीं देता। तो या तो आपकी वही स्थिति हो जाएगी, सोच भी अस्पष्ट रहेगी, उलझा हुआ दिमाग जो है वो दे देगा राहु। केतु की स्थिति ठीक इसके विपरीत है। अच्छा, राहु का जो प्रभाव है वो धीमे धीमे है, मतलब वो उलझन, कोई चीज़ उलझी हुई है तो वो तो न इधर हो पाती है न इधर हो पाती है, तो लंबे समय तक उसमें फंसने की संभावना होती है। केतु का क्या है, केतु का दिमाग वाला हिसाब किताब नहीं है, केतु का दिल वाला हिसाब किताब है। वो क्या करेगा किसी चीज़ में, केतु में आवेश है, तेजी है, तीव्रता है। केतु में भोलापन भी है, लेकिन केतु में उग्रता भी है, तो असीम उग्रता है। इसीलिए केतु को मोक्ष प्रदाता कहा जाता है, क्योंकि केतु जो भी करेगा, केतु के प्रभाव में आदमी करेगा, वो दिल से करेगा, वो अच्छा करे चाहे बुरा करे। तो वो अगर भला करने वाला होगा तो अपनी जान देकर भलाई करेगा, बुरा करने वाला होगा तो जान ले भी लेगा। वो उलझन वाली चीज़ नहीं है केतु के साथ। आप मौसम से समझिए, एक उमस भरा मौसम है, एकदम इरिटेटेड है आप, मतलब न गर्मी लग रही है, ठंडा लग रहा है, पसीने से परेशान है, दिमाग उलझन में, वो राहु है। 45 डिग्री टेम्परेचर है, तेज लू चल रही है, वो केतु है। केतु का जो नेचर है वो विध्वंसक है, वो सृजन भी करेगा तो बहुत बड़ा करेगा और
तोड़ेगा तो एकदम से तोड़ देगा। मतलब आप अभी सुबह आप 1 सेकंड, मतलब अभी आप बात कर रहे हैं और 1 सेकंड बाद कोई बड़ी घटना घट ली, समझिए केतु का इन्फ्लुएंस है वहाँ पर। राहु में न कोई जल्दी घटना इधर घटती है, न जल्दी उधर घटती है, उलझा के परेशान किया रहता है। तो राहु और केतु जहाँ भी जिस भाव में होगा उस भाव में बहुत या तो अधिकता ला देगा या बहुत कमी कर देगा। वहाँ की चीज़ों की महत्वाकांक्षा और इच्छाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि आदमी दिल से सोचता है तो एकदम उसी में डूब जाता है। इसीलिए राहु कई बार रिसर्च वगैरह के लिए बहुत अच्छा परिणाम देता है। राहु जो है शोध के मामले में बहुत अच्छा परिणाम देता है। राहु के कारण छठी इंद्रिय जागृत रहती है। आपको कई बार अगर राहु बहुत अच्छी कंडीशन में तो होने वाली चीज़ों का पूर्वाभास होने लगेगा, क्योंकि आप बहुत डीपली जा करके चीज़ों को, मतलब आपका जो छठी इंद्रिय वो जागृत कर देता है। राहु को मोक्ष प्रदाता भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि राहु बुद्धि से काम नहीं करता। परिणाम की चिंता राहु नहीं करता, केतु नहीं करता। केतु परिणाम की चिंता नहीं करता, जो है वो करेगा। तो कृष्ण की बात आ जाती है कि भाई कर्म फल की चिंता किए बगैर कर्म करो तो मोक्ष प्राप्त होगी, वो केतु कर देता है आपके साथ। तो केतु दिल से काम करता है, बुरा भी करेगा दिल से करेगा, अच्छा भी करेगा दिल से करेगा, इसीलिए केतु मोक्ष का प्रदाता हो जाता है। केतु जो है वो में इंटेंसिटी जाते हैं, जो भी होगी बहुत शीघ्रता से होगी, संभलने का मौका नहीं देता वो व्यक्ति को, अच्छा हो या बुरा हो। तो ये प्रभाव देगा। अब किस किस भाव में क्या प्रभाव देगा इसके ऊपर एक एक करके चर्चा करते हैं कि क्या प्रभाव देगा आपके राशि के ऊपर। लेकिन एक चीज़ मैं भूल गया, अभी राशियों की बात करूं उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं, जानकारी कि जो राहु केतु का जो गोचर है, ये जो मैं बता रहा हूं ये 17 मार्च से बता रहा हूं। बहुत भेद है पंचांगों में, कई जगह 17 मार्च को गोचर बता रहे हैं, कहीं 12 मार्च को बता रहे हैं, कहीं 12 अप्रैल को बता रहे हैं, कहीं 17 अप्रैल को बता रहे हैं। अब ये होता है ट्रू और मीन जो निकालते हैं उसके कारण कि एक्चुअल में राहु कब ट्रांजिट कर रहा है या उसका औसत मान जो है औसत कब कर जाएगा राहु और केतु। तो इस कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और इतनी टेक्नोलॉजी आगे होने के बावजूद मैं देख रहा हूँ कि अपनी डफली अपना राग अधिकांश लोग बनाए हुए हैं। दृक पंचांग को लीजिए, एस्ट्रोसेज को लीजिए, तो वहाँ पर जो ट्रू का है वो तो इक्वल है, लेकिन 12 से दिखा रहा है। लेकिन अब कुंडली आप बनाइए दृक पंचांग पे जाके और एस्ट्रोसेज पे, तो वहाँ राहु केतु को 17 मार्च को ही जो है वो तुला में और उसमें दिखा रहे हैं। फिलहाल जो मैं सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ और जो मैंने अपनी चीज़ों से देखा है, समझा है, और दृक पंचांग वगैरह को देख करके और जगहों पर देख करके, वो 17 मार्च को मैं मान के चल रहा हूँ कि यह गोचर 17 मार्च से हो रहा है, राहु और केतु का गोचर मेष और तुला राशि में। तो यह सूचना देनी थी। अब बात करते हैं एक एक करके आपकी राशियों पर क्या होगा प्रभाव। अब तुला वालों की बात करते हैं। तुला लग्न राशि जिनकी है, जन्म के समय तुला लग्न राशि है अगर आपकी, तो किस प्रकार का प्रभाव राहु और केतु के प्रभाव से आने वाला है। अब यहाँ पर जो राहु का गोचर हो रहा है वो आपके सप्तम भाव में हो रहा है और केतु आपके लग्न में आ रहे हैं। राहु आ रहे हैं सप्तम भाव में मंगल की राशि में। कुछ समय तक शनि की दृष्टि भी जाएगी। और पहली बात तो यह है कि यहाँ पर जो राहु आ रहे हैं यह वैवाहिक जीवन के लिए बहुत दुष्कर स्थिति उत्पन्न करेंगे, और चाहे लगभग 80-90% मामलों में, मतलब बहुत कम ऐसा होगा जहाँ पर कि इन राहु का कोई प्रभाव ना हो। बहुत अच्छी कुंडली है, बहुत अच्छी मैचिंग है, बहुत अच्छा सब कुछ है, जन्म के समय कुंडली में कोई दोष नहीं है सप्तम भाव से संबंधित, तब तो ठीक है। अन्यथा यह राहु बहुत अधिक समस्या उत्पन्न करने वाले हैं, सावधान रहिएगा। दूसरी बात, उल्टे सीधे रिश्ते भी बन सकते हैं, उल्टे सीधे संबंध भी। अब इसका संबंध केतु से भी, केतु की बात करूंगा तो बताऊंगा, लेकिन यह अन्यत्र चर राशि है, उसमें आ रहे हैं, मंगल की राशि में राहु आ रहे हैं, तो यह इधर उधर के रिश्ते भी, एक से अधिक रिश्तों के बनने की संभावना, और ज़्यादातर उसमें गलत रिश्ते बने उसकी संभावना, यानी गलत लोग टकराएं। जैसे होता है ना कि एक तो हुआ कि चलो भाई किसी से रिलेशन बना, लेकिन अच्छे व्यक्ति या महिला के साथ आपका संबंध है, अच्छी दोस्ती, अच्छी मित्रता है, शुभता है उसमें। एक होता है नहीं, मतलब मिसयूज करने वाले लोग टकरा रहे हैं, धोखेबाज लोग टकरा रहे हैं, और ऐसे लोगों को ज़्यादा सावधान रहना चाहिए जो शादीशुदा नहीं है या बिल्कुल नए रिश्ते में पड़ने जा रहे हैं। तो इन्फ्लुएंस में आकर के मत आइए, गलत लोग टकरा सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, आपका शोषण कर सकते हैं, दुर्बुद्धि वाले लोग जो है वो टकरा सकते हैं। तो रिश्तों को लेकर के थोड़ा सावधान रहिएगा राहु के मामले में। पर्सनल लाइफ में, वैवाहिक जीवन में भी ये कुछ न कुछ तनाव उत्पन्न करेंगे।
साझेदारी के कामों के लिए यह नुकसान उत्पन्न करेंगे। साझेदारी के कामों से इनके दौरान आपको बचना है। नए काम किसी के साथ व्यापार ना करें, इन्वेस्टमेंट ना करें। कोई दूसरा भी लगाए तो ये ध्यान रखें कि ऐसा तो नहीं कि वो लगा करके बाद में आपके ऊपर केस कर देगा, किसी झंझट में आप पड़ जाएं, बवाल में पड़ जाएं। तो इन चीज़ों का विश्लेषण करके ही, हाँ, अपने बल पर काम करना है, बिल्कुल आप करिए। क्योंकि सप्तम भाव प्रभावित हो रहा है तो बड़े निवेश से तो मैं बचने की सलाह दूंगा, लेकिन साझेदारी के काम से ज़्यादा बचने की सलाह दूंगा। तो इससे आपको बचना है, सावधान रहना है। राहु का प्रभाव यहाँ कहीं से भी अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं केतु की। केतु आ रहे हैं आपके लग्न में, तुला राशि में, शुक्र की राशि में। केतु यहाँ बहुत हद तक शुभ प्रभाव देंगे आपके लिए। आप जैसा मैंने रिश्ते के मामले में कहा, तो वो केतु जो मैंने कहा था कामेच्छा को इंक्रीज करेंगे आपके, वो सप्तम और चतुर्थ भाव से भी अधिक करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रबलता लाएंगे। लेकिन ये कुछ हद तक मतलब आपके लिए शुभ अशुभ तो दशा अंतर्दशा निर्धारित करेगी, लेकिन आनंददायी होगा केतु का जो प्रभाव यहाँ पर है। दूसरा, लग्जरी की तरफ ये आपको ले जाएंगे। उधर महत्वाकांक्षा भी बढ़ेगी, सुख उपभोग की चीज़ें बढ़ेंगी, विशेष करके अगर केतु की दशा अंतर्दशा इस समय हो तो। राहु की नहीं, राहु तो का होगा तो सप्तम का प्रभाव ज़्यादा देगा, लेकिन केतु की दशा अंतर्दशा इस समय होगी। नहीं भी होगी तो कम से कम इच्छाओं में वृद्धि, भोग विलासिता की तरफ रुझान, हर चीज़ अच्छा लगेगा। वही कारण है कि शायद राहु के चक्कर में कुछ गलत रिश्ते भी उत्पन्न हो, क्योंकि केतु उधर लालायित करेगा, उसकी इच्छा को बढ़ाएगा, प्रबलता को बढ़ाएगा। केतु यहाँ पर जो एक चीज़ आपके लिए अच्छा देंगे, वो देंगे आपके लिए ख्याति की स्थिति भी केतु उत्पन्न करेंगे। आपका नाम होगा, कीर्ति होगी, सुख उपभोग की प्राप्ति करेंगे आप। तो केतु इस मामले में अच्छे। साथ ही साथ छठी इंद्री जागरूक रहेगी। और यहाँ पर केतु के प्रभाव में कल्पनाशीलता बहुत बढ़ेगी, काल्पनिक। तो जो लोग ऐसे काम में हैं जो कहीं क्रिएटिव राइटिंग वगैरह में हैं, या क्रिएटिव काम है उनका, स्पेशली जैसे फिल्म में हो, डायरेक्शन में हो, कहीं लेखन में हो, तो ऐसे लोगों के अंदर ज़बरदस्त सोच में उछाल आएगी, बहुत अच्छा करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो केतु यहाँ पर काफ़ी हद तक शुभ परिणाम देंगे। बस अति उत्साह, चूँकि केतु इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत उत्साहित करते हैं, उससे बचना है। और अगर कहीं क्रिएटिव काम में आप नहीं हैं, दूसरे तरह के काम में हैं, तो थोड़ा सा ड्रीमिंग से बचिएगा, बहुत अधिक कल्पना में जा कर के काम मत करिएगा। चंद्रमा कमज़ोर होंगे, जिसका या शुक्र कमज़ोर होगा, वो अनावश्यक का काल्पनिक भय भी उसको उत्पन्न होगा केतु के कारण, तो उससे बचिए। क्योंकि भय वर्तमान में नहीं होगा, जो कुछ केतु ज़्यादातर काल्पनिक चीज़ों को दे देता है, उत्पन्न करता है, भय या खुशी, तो उससे थोड़ा सा बचना है, संतुलित होकर के रहना है। अन्यथा केतु का जो यहाँ सामान्य प्रभाव है वो शुभता लिया हुआ है। अब बात करते हैं उपचार की, कि राहु और केतु से संबंधित उपचार के। अब उपचार की बात आती है तो मन में यही भाव होता है कि खराब है और नुकसान पहुंचा रहा है, तभी उपचार होगा। किसी बीमारी का ही उपचार होता है। यहाँ पर जो राहु संबंधी, राहु या केतु को उपचार से भी अच्छा मैं शब्द अगर बोलूँ तो ये कहूँ कि उसको शांत करने का, अगर खराब है तो, या अगर शुभ भाव में है या नहीं भी है, वो उसकी दशा अंतर्दशा चल रही है, तो उसके शुभत्व को कैसे प्राप्त किया जाए, जो उसके अच्छे गुण हैं उसको कैसे प्राप्त किया जाए, या अपने खराब समय में वो उतना खराब परिणाम ना दे, शांत रहे, उसके लिए क्या उपाय किए जाएं। तो इस पर चर्चा करूंगा राहु और केतु दोनों के लिए। और एक देखिए, जैसे मैंने कहा कि राहु और केतु दोनों उलझने उत्पन्न करते हैं। 2-3 तरह की स्थिति होती है। उपाय जो है ना, जैसे पहली बात तो उपाय ज्योतिष का हिस्सा नहीं है, इस बात को स्पष्ट रूप से आप समझ लें कि उपाय जो है वो ज्योतिष का हिस्सा है ही नहीं। उपचार जो है वो अलग अलग हिस्सा है और वो जोड़ कर बनाया जाता है। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी टेस्ट रिपोर्ट है, तो जो मेडिसिन है वो उपाय है। अब टेस्ट रिपोर्ट में उपाय तो है नहीं, वो तो बता देगा कि भाई ये चीज़, ये तत्व आपके बॉडी में ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, और इससे होने वाली रोग की संभावना ये है, फिर इसमें ये रेमेडी होगी। अब रेमेडी में अलग अलग पंथ हैं, एलोपैथ कुछ बात करेगा, होम्योपैथ कुछ बात करेगा, आयुर्वेद कुछ बात करेगा, नेचुरोपैथ कुछ बात करेगा। तो उसी तरह से जो कुंडली जो हम देखते हैं, वहाँ पर किस ग्रह के प्रभाव के कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही है या होने की संभावना बन रही है, ये तो ज्योतिष बता देगा। उपचार के लिए अलग अलग विधियाँ हैं। हम लोगों में चूँकि मंत्रोपचार को सर्वोपरि उपचार कहा जाता है, तो एक तो मंत्र के द्वारा आप शांति कर सकते हैं या उसके शुभत्व को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, चूँकि पृथ्वी के हर चीज़ के ऊपर ग्रहों का प्रभाव मतलब एनर्जी का प्रभाव, ऊर्जा का प्रभाव, ग्रह कोई भूत प्रेत नहीं है,
कि वो आके एकदम से खड़ा हो जाएगा। हर चीज़ में कुछ न कुछ एनर्जी है, वो किस तरह की एनर्जी से इन्फ्लुएंस हो रहा है वो ग्रह हो गया। तो अब चूंकि हम लेते क्या है, हमारे पास एनर्जी किस चीज़ की, खान पान से एनर्जी आ रही है। तो खान पान में किन चीज़ों से हम परहेज करें कि उस प्लैनेट से संबंधित एनर्जी जो है वो घटे या बढ़े। तो खान पान के द्वारा भी आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, विशेष करके से बीमारी में बहुत काम आता है। उसके साथ साथ हमारे पद्धति में दान को भी उपचार के रूप में बताया गया है। व्यक्तिगत रूप से दान को मैं उपचार उतना नहीं मानता। दान जो है वो अनुष्ठान का हिस्सा है। जब हम कोई यज्ञ तर्पण, कोई पूजा पाठ संकल्प लेकर के कोई चीज़ हम करते हैं तो उसके उपरांत जो है दान उसका हिस्सा होता है। तो राहु से संबंधित जब हम पूजा पाठ या कुछ करते हैं तो फिर उस समय राहु से संबंधित हमें दान क्या करना चाहिए वो हमें ध्यान में रखना होता है। दूसरी बात ये होता है कि दान का मतलब होता है किसी चीज़ को देना, और एक जगह ये भी होता है कि हम उसे त्याग भी रहें, हम उसका प्रयोग ना करें। से कई बार होता है ना कि आप जो कहते हैं दान के लिए निकालें तो इसको खाना नहीं है। आप करते हैं ना, कई पहले तो कन्यादान भी लोग करते थे, हालांकि कन्यादान को लेकर के भी अब कॉन्सेप्ट बहुत लोगों का बदल रहा है। तो हम वहाँ पानी नहीं पिएंगे, या होता है कि हम चलो ये चीज़ ना मैंने दान पे मंदिर पे देने के लिए बनाया, तो आप उसमें से निकाल के खाते नहीं हैं। यहाँ पर अगर लार्जर स्केल में जो मुझे समझ में आता है लॉजिकली देखा जाए तो दान का यहाँ पर कुछ मतलब ये भी है कि आप जिस चीज़ का दान करें उसका प्रयोग मत करिए। जैसे राहु का ही ले लिया जाए कि राहु के प्रभाव से अक्सर एसिडिटी और पेट से संबंधित समस्या डिस्टर्ब करती है, आपको गैस्ट्रिक की सीवियर प्रॉब्लम राहु क्रिएट करता है। तो खट्टे, और राहु के दान में खट्टे चीज़ों का दान है। खट्टी चीज़ें इसका मतलब कि मत खाइए, परहेज करिए, दान कर दीजिए और उसका प्रयोग मत करिए। तो दान का मतलब यहाँ पर एक तो है कि भाई उन चीज़ों से परहेज करिए, उसको दूसरों को खाने को दीजिए या दान स्वरूप दे दीजिए कहीं धर्म स्थल पर। दूसरा है कि जब आप पूजा अनुष्ठान करते हैं तब उसको दान दे दीजिए। तो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करता हुआ चलूँगा तब बात करूँगा। अब एक एक राहु की बात अगर किया जाए तो राहु के उपचार क्या हो सकते हैं। राहु का तो एक तो हम बीज मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें राहु का जप खुद से करना है तो ओम रांग राहवे नमः, ये जो है रांग जो है वो बीज मंत्र है। राहु का नाम लेकर के नमः प्रणाम करते हैं। राहु को प्रसन्न करने के लिए जो है राहु के मंत्र का जप आप कर सकते हैं, जितना अधिक आप कर सकें। अगर कम से कम पूरा उतना तो नहीं होता तो प्रोफेशनली अनुष्ठान आपको कराना पड़ता है। खुद से करना चाहें तो आप बुधवार और शनिवार के दिन कर सकते हैं, और ज़्यादा करना है तब तो रोज करना होगा उसकी मात्रा को, तो इस मंत्र का जप कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, कई बार हम लोग टेंडेंसी भी देखते हैं कि राहु का जो इफेक्ट आ रहा है वो किस सेक्शन में आ रहा है। अगर राहु का इफेक्ट करियर को रिलेटेड आ रहा है आपके जीवन में तो उसमें राहु की पूजा तो एक आध बार आप करिए, रोज़ मत करिए, लेकिन गणेश जी की पूजा आप रोज़ करिए। शिक्षा में बाधा अगर उत्पन्न हो रही है तो वहाँ पर राहु की पूजा शांति एक आध बार करा दीजिए, उसके पूरे मंत्रों का जप अनुष्ठान और उससे संबंधित दान, लेकिन नियमित पूजा माँ सरस्वती की करिए, माँ भगवान गणेश की करिए, क्योंकि उससे शुभता आएगी। और बुद्धि, मैंने कहा ना कि बुद्धि बल को कमज़ोर करता है, तो हमें किन चीज़ों को पाना है जो बुद्धि को इंक्रीज करे। अच्छा, राहु अगर खराब है तो बुद्ध को मजबूत करने का उपाय करिए। एनर्जी कौन सी लीजिए खान पान में, हरी चीज़ों का, हरे चीज़ों का सेवन करिए, हरी सब्जियों का सेवन करिए, जूस का सेवन करिए, फ्रूट का सेवन करिए, हरे बाग पार्क में जा कर के टहलिए, हरे रंगों का प्रयोग करिए अगर बुध मार्केस नहीं है तो। और राहु को कमज़ोर करने के लिए, राहु के प्रभाव को कम करने के लिए, बुध की एनर्जी बढ़ानी है तो अच्छी क्वालिटी का पन्ना बहुत काम करता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि लग्न ना हो, क्योंकि कहीं कहीं बुध बहुत इरिटेट करते हैं। अगर शत्रु के साथ संबंध हो जाए तो, शत्रुवत हो जाए तो वहाँ परेशान करेंगे, फिर वहाँ काम नहीं करेगा ये। तो ये रत्न पहनते समय हमेशा जो है वो ये ध्यान रखिए कि हम किसका पहने। लेकिन एक सामान्य चर्चा चूँकि कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग पन्ना तुरंत धारण कर लें, थोड़ा सा कुंडली का विश्लेषण करा लें उसके बाद लें। लेकिन पन्ना बहुत काम, यहाँ मैं उपचार की बात कर रहा हूँ तो ये बात बोलूँगा कि पन्ना बहुत काम करता है। जनरली गोमेद, कहीं राहु बहुत उच्च का होकर के बैठा है आय के स्थान पर, पराक्रम के अनुष्ठान पर या दशम भाव वगैरह में, तब गोमेद सूट करता है राहु की दशा में, आपको जो है अप्रत्याशित लाभ दे सकता है। अन्यथा गोमेद राहु की दशा में अवॉइड करें। मैं देखता हूं कि कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, राहु की दशा चल रही, बहुत से लोग तुरंत गोमेद रिकमेंड कर देते हैं। गोमेद पहनना नहीं है, हर जगह राहु की एनर्जी को बढ़ाना नहीं है, हर जगह राहु की एनर्जी को नहीं बढ़ाना है बल्कि उसको शांत करना है। तो गोमेद आप पहनिए नहीं बल्कि पहनिए पन्ना, और बहुत एक्सेप्शनल केसेस में गोमेद धारण करना चाहिए, अन्यथा गोमेद दान कर दीजिए।
शनि मंदिर पे दान कर दीजिए, गणेश मंदिर पे दान कर दीजिए, ले जाकर के दान कर दीजिए बुधवार को या शनिवार को। राहु संबंधी दान जैसे मैंने कहा खट्टे पर, बाकी सब शनि संबंधी दान काला कपड़ा, काले तिल, उड़द, ये सब चीज़ें जो है राहु से संबंधित है। फलों में खट्टे फलों का प्रयोग आप राहु के दान संबंधी कर सकते हैं। और इसमें सबसे जो कारगर होगी वो होगी राहु शांति के लिए पूर्ण अनुष्ठान, उनकी पूजा, और उसके साथ साथ भगवान गणेश की पूजा अगर बहुत बाधा आ रही है। राहु कहीं वाद विवाद, कहीं मारक की स्थिति में उत्पन्न हो रहा है, कई बार बहुत खतरनाक हो जाता है, वैसे में काल भैरव की उपासना करिए। भैरव की उपासना, भगवान भैरव का दर्शन बहुत लाभकारी होता है और राहु के प्रभाव को कमज़ोर करता है। केतु की बात कर लिया जाए। केतु में जो कलर यूज होता है वो मल्टी कलर यूज होता है। जब केतु में दान होगा, इसलिए केतु के दान में कंबल बताया जाता है, कई कलर हो, मल्टी कलर हो, वो कर सकते हैं। बाकी चीज़ें काली आप कर सकते हैं, काली चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर केतु में बर्तन वगैरह करना हो तो कांच का करिए, ग्लास, जो शीशे के बर्तन होते हैं उनका दान जो है वो, खट्टे फलों का दान आप यहाँ भी कर सकते हैं। केतु के प्रभाव में केतु से संबंधित ओम कें केतवे नमः मंत्र का जप कर सकते हैं आप रेगुलर। केतु का पूर्ण शांति अनुष्ठान करवा सकते हैं। केतु संबंधी दान मैंने बताया कि सब राहु की तरह ही होता है, लेकिन केतु उसमें कपड़ा जो प्रयोग करें वो मल्टी कलर कपड़ा प्रयोग करें। केतु की दशा अंतर्दशा हो तो उन मल्टी कलर के कपड़े का प्रयोग खुद ना करें। केतु के लिए जो धातु है, जो क्षमा करिएगा, जो रत्न है वो कैट्स आई है, लहसुनिया कहा जाता है। उसको भी तभी आप पहनिए जब केतु बहुत शुभ भाव में हो और एकदम कीर्तिदायक स्थिति में हो रहा हो और बहुत लाभ देने वाला हो। अन्यथा लहसुनिया का दान करिए। और केतु की स्थिति में भी पुखराज ज़्यादा काम करता है। केतु अगर मजबूत हो तो मंगल के रत्न को मत पहनिए, मूंगा वगैरह, वो उतना कारगर नहीं करेगा, बल्कि वो झटके से अगर नुकसान है तो और तगड़ा नुकसान करा देगा। बल्कि शुभता उसमें आए उसके लिए पुखराज पहन सकते हैं, बशर्ते शुक्र की राशियाँ लग्न ना हो, मतलब तुला और वृषभ ना हो, और या शुक्र की दशा अंतर्दशा ना चल रही हो तो पुखराज आप धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ केतु की शांति के लिए केतु का अनुष्ठान और साथ में गणेश जी की पूजा, यहाँ भी गणेश भगवान की पूजा, क्योंकि केतु से अशुभ की आशंका होती है और बहुत तेज होती है, तो यहाँ पर शुभता देने वाले देवता की पूजा करनी होती है गणेश की। बहुत मारक, बहुत खतरनाक स्थिति हो रहा है, तब देवी की पूजा और आराधना जो है आपके हित में काम करेगी। तो ये जो है आप उपचार इस प्रकार। और हाँ, राहु की दशा हो, केतु किसी भी ग्रह की खराब दशा हो, व्यसन से दूर हो जाइए, क्योंकि ये ऐसे ग्रह होते हैं कि ये या तो उलझा देंगे या उसकी चाहत को बहुत बढ़ा देंगे। तो आप एक की जगह मतलब उसमें 4 गुना ज़्यादा आप उसको प्रयोग करने लगेंगे, तो बेहतर है कि उससे क्विट कर जाइए अगर दशा वगैरह आने वाली है या है तो। ऐसे भी नहीं करना, लेकिन कई लोग शौकिया करते हैं तो वो बुरा भी नहीं है, कोई किसी प्रकार का अगर थोड़ा बहुत आप कुछ कर रहे हैं अपने शौक के दृष्टिकोण से तो। लेकिन जब दशा अंतर्दशा खराब हो या वैसे हो तो भैया एकदम दूर रहिए, क्योंकि ये घटना दुर्घटना को भी आमंत्रित करेगा और साथ ही साथ यह उसको बढ़ा देगा, क्योंकि इच्छाओं को इंक्रीज करता है, उलझनों को बढ़ाते हैं सब ग्रह, तो समस्याओं को और बढ़ा देते हैं और इच्छाओं को भी बढ़ा देते हैं, तो आप उसमें फंस के उलझ के रह जाएंगे, शुभता और बढ़ जाएगी। ऑरा जो है वो पॉजिटिव करना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से आप राहु और केतु को शांत कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस राशिफल और केतु राहु के उपचार के कारण आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।